हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी मित्रा में। मैं हूं आकाश और आज हम साइंस के ऊपर लेक्चर 2 लेंगे। पहले लेक्चर मैंने आपको भौतिकी प्रारंभ की थी, जिसमें मैंने आपको मूल राशियों के बारे में बताया था। इसके अलावा दार्शनिक पद्धति के बारे में बताया था। आज का लेक्चर प्रारंभ करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इससे पहले लेक्चर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1, माप तोल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखी मीटर की छड़ और किलोग्राम का बेलन किस धातु के बने हैं? मैंने आखिरी लेक्चर में आपको बताया था कि मूल राशियों की संख्या 7 है, जिसमें मीटर, किलोग्राम, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा आदि शामिल है। अब एक मानक मीटर क्या है? एक मानक मीटर एक रोड है जो माप तोल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखी हुई है, और ऐसे ही 1 किलोग्राम एक बेलन का टुकड़ा है जो भी कि माप तोल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखा हुआ है। ये दोनों ही चीजें प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु के बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। एक मोल क्या है? एक मोल का मतलब है 6.02 गुना 10⁻23 संख्या। यह संख्या परमाणु भी हो सकती है, अणु भी हो सकती है। अगर हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो 6.02 गुना 10⁻23 परमाणु, और अगर हम अणु की बात कर रहे हैं 6.02 गुना 10⁻23 अणु को एक मोल कहते हैं। इसी को अवागाद्रो संख्या कहते हैं, अवागाद्रो नंबर कहते हैं, और इसे एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ अवागाद्रो। नंबर 3, प्रकाश वर्ष में किसको मापते हैं? ऐसे ही पारसेक क्या है, खगोल इकाई क्या है और कॉस्मिक वर्ष क्या है? तो ये तीनों मात्रक दूरी के मात्रक है। इन तीनों से हम दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हम समय को रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो एक वर्ष में निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 दिन में 24 घंटे और 1 वर्ष में 365 से गुना करेंगे तो हमें प्रकाश वर्ष मिल जाएगा। यानी कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, और जो कि निकल के आता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसी प्रकार जो पारसेक है यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी कि अगर प्रकाश वर्ष को मैं 3.26 से गुना कर दूं तो मुझे पारसेक मिलेगा, और जिसकी वैल्यू होती है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। खगोल इकाई भी दूरी का मात्रक है, और यह पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी को कहा जाता है। यह खगोल इकाई होती है। अगर ये सन है और ये अर्थ है, इनकी जो मध्य दूरी, आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चारों दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। अगर ये सन है तो पृथ्वी ऐसे दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कभी इसकी दूरी न्यूनतम होती है तो कभी इसकी दूरी अधिकतम होती है। इसलिए यहां पर हम मध्य दूरी की बात करते हैं, यानी औसत दूरी की बात करते हैं, और उसी को खगोल इकाई कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.5 गुना 10⁻11 मीटर है। कॉस्मिक वर्ष समय को बताता है और जिसकी वैल्यू 25 करोड़
वर्ष है। एक कॉस्मिक वर्ष का मतलब है कि सूर्य के द्वारा हमारी मंदाकिनी का पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, जो कि 25 करोड़ वर्ष है। चलो अब हम आगे बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्लास में हमने मूल राशियां, उनके मूल मात्रक के बारे में जान लिया था, जिनकी संख्या 7 है। इसके अलावा हमने दार्शनिक पद्धति को भी सीख लिया था, जिसमें हमने मीटर को किलोमीटर में, मेगामीटर में, गीगामीटर में ऐसे परिवर्तन करना सीख लिया था। आज हम इससे आगे बात करेंगे पूरक राशियां। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मापन की कुल 4 पद्धतियां यूज में की जाती थी, जिनमें से एक है CGS पद्धति, एक है MKS पद्धति, एक FPS पद्धति और एक SI पद्धति। SI पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 है। उसके अलावा 2 पूरक राशियां हैं, जिन्हें कोण, इसे समतल कोण, और एक है घन कोण, सॉलिड एंगल, और यह है आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता है, मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, समतल है, और इसमें मैं 2 रेखाएं खींच देता हूं, एक रेखा ए और एक रेखा ये। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे ही समतल कोण या कोण कहते हैं। इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक रेडियन होता है। SI पद्धति में इसे हम रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे आपने देखा होगा थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे पड़ा होगा। तो 180 डिग्री को आप पाई बोलते हो, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। इस 22/7 को ही रेडियन कहते हैं। ऐसे ही जब हम समतल कोण की मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री हो सकती है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 180 डिग्री यानी कि पाई हो सकती है। अब घन कोण, अगर मैं ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये डस्टर मेरे हाथ में है, और यहाँ पे मैं एक बिंदु लूं और इस डस्टर के हर एक पॉइंट को लाके इस बिंदु पर मिलाऊं ऐसे करके, तो यहाँ पे एक इस टाइप का एंगल बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके बीच में एक एंगल बनेगा। मान लो जैसे मेरे पास एक यहाँ पे गोला है, इस गोले से मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊं इस पॉइंट पे, तो मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे एक इस टाइप का एंगल बनेगा, जो कि यहाँ पे गोला टाइप ही होगा, सर्किल टाइप होगा, जो कि छोटा होगा। तो किसी सॉलिड या वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है, और इसको स्टेरेडियन में लिखते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई यानी 360 डिग्री हो सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से बनाई गई राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। मूल राशियां प्रारंभिक राशियां होती है, उन्हें किसी राशियों से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो 7 मूल राशियां हैं
उनकी सहायता से हम अन्य राशियां बना सकते हैं और उन्हीं अन्य राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूं घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जैसे मैं कहूं, अगर मैं कहूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई से बना क्षेत्रफल। ऐसे ही आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये मैं घनाभ के बता रहा हूं, घनाभ का आयतन। तो यहां पर इन तीनों के गुना से बना आयतन है, ये तीनों ही लंबाई ही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जैसे मैंने कहूं चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी कि कहने की बात यह है कि 7 मूल राशियों को छोड़कर और 2 पूरक राशियों को छोड़कर सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं और सभी को मूल राशियों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन सभी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और सभी व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे घनत्व, घनत्व का अगर मैं मात्रक की बात करूं तो ऊपर द्रव्यमान है, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, और आयतन क्या होता है? मीटर की 3, किलोग्राम अपॉन मीटर की 3। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इसे आप लिखोगे मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर, इसे मीटर गुना मीटर गुना मीटर, इन्हीं से आप लिखोगे मीटर की पावर 3। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसे लिखोगे मीटर बटे सेकंड। यानी कि इनके मात्रकों को मूल मात्रकों की हेल्प से डिराइव किया जा सकता है। भौतिक राशियां, भौतिक राशियों को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। यानी कि सभी भौतिक राशियों को आप अदिश राशियों और सदिश राशियों में बांट सकते हो। इनका डिफरेंस कर लेते हैं। अदिश राशियां ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तो होता ही है, उसके साथ साथ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता भी होती है, उनको सदिश राशियां कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, स्थिति। अगर मैं कहूं मेरे पास से इंडिया गेट की दूरी 50 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप इंडिया गेट पर पहुंच जाओगे? तो नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास से पूर्व दिशा में एग्जैक्ट 50 किलोमीटर दूर इंडिया गेट है, तो हम इंडिया गेट पर पहुंच जाएंगे। यानी कि जिसे बताने के लिए हमें दूरी के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े, ऐसी राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार याद कर लेने हैं। अदिश राशियां दूरी, समय, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ताप, वैद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। जैसे जैसे हम आगे की कक्षा पढ़ते जाएंगे, अन्य राशियों के बारे में भी हमें पता चलता जाएगा कि वह अदिश राशि है या सदिश।
इसके कुछ एग्जाम्पल है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण इत्यादि। जब हम त्वरण को पढ़ेंगे या बल को पढ़ेंगे या संवेग को पढ़ेंगे तब हम जान जाएंगे कि ये अदिश राशियाँ क्यों है या सदिश राशियाँ क्यों है। मैं यहाँ पे आपको कुछ नियम बताना चाहता हूँ अदिश राशियों और सदिश राशियों के बारे में। आपको वो ध्यान रखने हैं, वो आपको हर जगह काम आएंगे। अगर मैं एक अदिश राशि में एक अदिश राशि की गुणा करूं या भाग करूं तो हमेशा अदिश राशि ही मिलेगी। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, अगर एक अदिश राशि में सदिश राशि की गुणा हो या इसका भाग हो तो आपको हमेशा सदिश राशि ही मिलेगी। ये आपको याद कर लेने हैं। और तीसरा नियम है, एक सदिश राशि में दूसरी सदिश राशि की गुणा हो या भाग हो तो आपको सदिश राशि भी मिल सकती है और अदिश राशि भी मिल सकती है। वो राशि के ऊपर डिपेंड करेगा। इनकी हेल्प से हम आगे बहुत सी राशियों को निकालेंगे कि वह सदिश राशि है या अदिश राशि है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रारंभ करते हैं विस्थापन या तुम कह लो दूरी, गति स्टार्ट करते हैं। गति, कोई वस्तु या तो गति की अवस्था में होगी या विराम की अवस्था में होगी। कोई वस्तु एक ही समय पे गति की अवस्था में भी हो सकती है और विराम की अवस्था में भी हो सकती है, क्योंकि ये जो पोजीशन होती है ये हमेशा किसी दूसरे के सापेक्ष होता है। जैसे यहां पर एक पेड़ है, इसके पास को एक रोड गई है, इस रोड पर एक आदमी चल रहा है ए, और इसी रोड पर इसके सापेक्ष एक दूसरा आदमी और चल रहा है बी। अगर मैं इस पेड़ के सापेक्ष ए को देखूं तो इसके सापेक्ष ए गति की अवस्था में है, इसी के सापेक्ष बी भी गति की अवस्था में है। लेकिन अगर मैं दोनों की चाल समान मानूं तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होंगे, क्योंकि अगर 10 किलोमीटर मैं जा रहा हूं तो दूसरा आदमी भी मेरी साइड में 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम दोनों एक साथ एक दूसरे के सापेक्ष चलेंगे। ऐसे ही देखो, जैसे मेरी ये पृथ्वी है, इसके ऊपर हम खड़े हैं, इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है और यहां पे है चंदा मामा। तो अगर मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं तो मैं पृथ्वी के सापेक्ष विराम की अवस्था में हूं, लेकिन चंदा के हमारे चारों तरफ घूम रहा है तो उसके सापेक्ष पृथ्वी भी गतिमान है और मैं भी गतिमान हूं। अतः हम सापेक्ष गति की अवस्था और विराम की अवस्था को सापेक्षता के अनुसार देखते हैं।
यह किसी न किसी के सापेक्ष होगा। हम पृथ्वी के ऊपर विराम और गति की अवस्था को पृथ्वी के सापेक्ष देखते हैं। अगर हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो हम विराम की अवस्था में हैं, और अगर हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो हम गतिमान अवस्था में हैं। तो यहाँ पर हम, लेकिन अगर इसी चीज को हम सूर्य के सापेक्ष देखें तो हम पृथ्वी पर खड़े होने के बावजूद भी गतिमान अवस्था में है। इसलिए यह अवधारणा सापेक्षता के आधार पर ली जाती है। अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। अगर मैं इस पॉइंट से चलता हुआ ऐसे 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 घूमता हुआ बी पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ। मान लीजिए मेरा गांव है और ये गांव की गलियां है। अगर मैं ऐसे गलियों में घूमते घूमते ऐसे बी पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ तो मैं जितना भी चला, यहाँ से लेके यहाँ को, यहाँ को, यहाँ को, यहाँ को, ये टोटल दूरी होती है, यानी कुल चली दूरी, इसको हम दूरी बोलते हैं। लेकिन अगर इन दोनों बिंदुओं को बीच की न्यूनतम दूरी को देखा जाए तो यह विस्थापन होता है। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे आप कह सकते हो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दूरी को भी हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसका मात्रक मीटर होता है और इसकी विमा मीटर, यानी कि लेंथ। मीटर दूरी को क्या बोलते हैं? लेंथ। तो इसका मात्रक होगा, विमा होगी एल। इसका मात्रक भी मीटर ही होगा और इसकी विमा भी एल ही होगी। यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यह एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। मान लो ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इस डायरेक्शन के विस्थापन को मैं धनात्मक मानता हूँ और कोई आदमी इधर से इधर को जाता है तो उसका विस्थापन ऋणात्मक होगा। अगर वह इधर को ही जाएगा उसका विस्थापन धनात्मक होगा। अगर वह आदमी ऐसे घूम फिर के वापस पहले स्थान पर आ जाएगा तो उसका विस्थापन शून्य होगा। लेकिन यही चीज अगर मैं दूरी में देखूं, इसे एग्जांपल, इसे डायग्राम को हटा के मैं समझाता हूं आपको। देखो, आदमी यहां से चला, ये घूम फिर के यहां पे आ गया, ए पॉइंट पे ही वापस आ गया। तो अगर मैं यहां तक देखूं, बी पॉइंट तक देखूं, सी पॉइंट तक देखूं, अगर मैं यहां तक देखूं बी पॉइंट तक, तो आदमी के द्वारा चली गई दूरी, टोटल दूरी ये होगी, जबकि उसका विस्थापन इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ये होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन को धनात्मक विस्थापन मानूं तो इसमें विस्थापन धनात्मक होगा, दूरी तो धनात्मक होगी ही। लेकिन अगर वो यहां से चलता हुआ वापस यहां तक सी पॉइंट तक पहुंच गया तो उसके द्वारा कुल चली गई दूरी यहां से चलते हुए यहां तक, ये टोटल दूरी काउंट होगी। लेकिन उसका विस्थापन इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यह काउंट होगा। अब विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि यह धनात्मक दिशा के उल्टी डायरेक्शन में है, पूर्व के उल्टे पश्चिम दिशा में है। और अगर मैं आदमी को यहां से चलाकर यहां तक ही ले आऊं तो इसके द्वारा चली गई कुल दूरी इतनी होगी, लेकिन विस्थापन इसका शून्य होगा। इसलिए विस्थापन
धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी या तो धनात्मक होगी या शून्य होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मैं चलूं ही नहीं, इस पॉइंट पे खड़ा हूं और इसी पॉइंट पे खड़ा रहूं, तो मेरे द्वारा चली गई दूरी शून्य होगी। अगर मैंने एक कदम भी बढ़ा दिया, इधर को बढ़ाकर वापस आ गया, तब भी मेरे द्वारा चली गई दूरी धनात्मक होगी, चाहे विस्थापन ऋणात्मक हो या शून्य हो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, बी से सी पॉइंट पे जाता हूं। ये दूरी 4 मीटर है, ये दूरी 3 मीटर है। मेरे द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा? देखो, दूरी चलने के लिए मैं 4 मीटर इधर चल के गया तो 4 मीटर और 3 मीटर इधर चल के गया 3 मीटर, यानी कुल दूरी मैंने चली 4 और 3 7 मीटर। दूरी की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 7 मीटर। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो 4 मीटर इस डायरेक्शन में चला, 3 मीटर इस डायरेक्शन में, तो अंतिम बिंदु और पहले बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, और यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ये 90 डिग्री वाला एंगल है, समकोण है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि 5 मीटर, यानी विस्थापन होगा 5 मीटर। लेकिन 5 मीटर कहना सही नहीं है, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसकी मुझे दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो मैं दिशा बताऊंगा पूरब, और ये क्या है आपका उत्तर, 5 मीटर पूरब उत्तर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन ही लिख देता हूं। एक आदमी यहां से चला 5 मीटर, इधर चला 3 मीटर, इधर चला फिर 5 मीटर, और इधर चला 2 मीटर, और इधर चला फिर 3 मीटर। इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो दूरी 5 मीटर और 3, 5 और 3 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, और 2 15 और 5 3 18 मीटर। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूंगा तो इस पॉइंट से चला था, इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो कुल विस्थापन होगा 2 मीटर, और वो भी किस डायरेक्शन में? पश्चिम दिशा में। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसी पॉइंट पे वापस आ जाता तो दूरी और 2 मीटर बढ़ जाती, हो जाती 20 मीटर, और विस्थापन हो जाता 0। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता तो और दिशा ना लिखता, तो विस्थापन को मुझे -2 मीटर लिखना होता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं चाल और वेग। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। दूरी कैसी राशि है? अदिश। और समय भी कैसी राशि है? अदिश। मैंने आपको बताया था, एक अदिश राशि में दूसरी अदिश राशि की चाहे गुना हो या भाग हो, आपको हमेशा कैसी राशि मिलेगी? अदिश राशि मिलेगी। इसलिए चाल कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। वेग, विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और समय कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो सदिश राशि में अदिश राशि की गुना हो या भाग हो, आपको हमेशा कैसी राशि मिलेगी? सदिश राशि। यानी कि चाल आपकी अदिश राशि होती है, वेग आपका
सदिश राशि होती है। चाल को आप स्पीड बोलते हो और वेग को क्या बोलते हो, वेलोसिटी। दूरी को आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस, और ये होता है टाइम। विस्थापन क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका मात्रक देखते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, मीटर में, और समय को किस में रिप्रेजेंट करोगे, सेकंड में। तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक देखो, विस्थापन को भी आप मीटर में रिप्रेजेंट करते हो और समय को सेकंड में। तो इसका मात्रक भी हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब विमा, इसकी विमा, विमा मीटर यानी कि दूरी यानी कि लेंथ, लेंथ की विमा होगी एल। और समय यानी कि टाइम, टाइम की विमा होगी टी, यानी इसकी विमा होगी एल अपॉन टी। इसकी विमा भी हो गई एल अपॉन टी, जिसे आप एल टी की -1 भी लिख सकते हो, क्योंकि टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, -1। यानी कि इसका मात्रक समान, विमा समान। अब चाल, मैंने अभी आपको बताया कि दूरी या तो धनात्मक होगी या शून्य होगी। अगर दूरी धनात्मक और शून्य होगी, समय हमेशा धनात्मक होता है, तो धनात्मक को धनात्मक से भाग करोगे तो चाल या तो धनात्मक होगी, या फिर शून्य को धनात्मक से भाग करोगे या शून्य होगी। यानी चाल आपकी या तो धनात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है। वेग, मैंने भी आपको बताया था विस्थापन, विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। अगर धनात्मक को समय धनात्मक से भाग करोगे धनात्मक, ऋणात्मक को धनात्मक से भाग करोगे ऋणात्मक, अशून्य को धनात्मक से भाग करोगे तो शून्य। इसलिए आपका वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यानी कि इसका आप लिख सकते हो, इस वेग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है और लेस, ऐसे लिख सकते हैं। वेग 0 से बड़ा भी हो सकता है यानी धनात्मक हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है यानी ऋणात्मक हो सकता है, और 0 के बराबर भी हो सकता है। और चाल आपकी ग्रेटर देन 0 हो सकती है या इक्वल टू 0 हो सकती है, ये लेस देन 0 नहीं हो सकती। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।